Good morning, students. Oxford Public School welcomes you. Myself Sandeep Nehra, your history teacher. We are studying about chapter 9, the Industrial Revolution. Our next topic is cotton spinning and weaving. इससे लास्ट टॉपिक में हमने कोयल एंड आयरन के बारे में पढ़ा था, तो किस तरह से क्या है कोयल का जो प्रोडक्शन बढ़ा था उसके साथ ही क्या है कोक का यूज़ किया जाने के साथ साथ क्या है आयरन के प्रोडक्शन में भी काफ़ी वृद्धि हुई और काफ़ी जो मशीन्स वगैरह थी या टेक्नोलॉजी के अंदर जो बूस्ट आया था वो आयरन इंडस्ट्री के बढ़ने के साथ ही आया था। क्योंकि अब पहले मशीनें जो लकड़ी से बनाई जाती थी, अब क्या आयरन से बनने के कारण एक तो वो काफ़ी परमानेंटली हो चुकी थी, दूसरा वो काफ़ी फास्टली से काम करती थी, तो इसके कारण हर एक चीज़ के अंदर ही क्या है बूस्ट मिला। तो अगला टॉपिक है कॉटन स्पिनिंग एंड वीविंग, यानी कि जो सूती कपड़ा था उसको उसकी इंडस्ट्री को उसको चाहे स्पिन करने का काम हो चाहे वो उसको वीविंग करने का काम हो, उसको बूस्ट कैसे मिला या उसने क्या इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के अंदर अपना क्या रोल अदा किया। तो अगर हम बात करें तो ब्रिटिश क्या है पहले इंडिया आने से पहले क्या है अपना जो कपड़ा है मेनली वो वूल का और क्या है लीलन का, यही जो कपड़े पहनते थे। और इसके लिए क्या है वो सन होती है फ्लैक्स, यानी जिसको सन बोलते हैं, उससे क्या है ये कपड़ा बनाते थे ज़्यादातर। यानी उनके पास कॉटन वगैरह नहीं थी, इंग्लैंड के अंदर कपास काफ़ी कम होती नहीं थी उस टाइम। उसके बाद क्या है वो धीरे धीरे क्या है यूएसए से और इंडिया से क्या है उसको एक्सपोर्ट करता है। तो इसलिए क्या है वो वहाँ से कपास मंगवाता है, उसके बाद की बात है। पहले तो उसको क्या है कॉटन क्लॉथ्स के बारे में पता ही नहीं था, लेकिन 17वीं सेंचुरी के आसपास जब क्या है इंडिया ब्रिटेन के लोग क्या है इंडिया आने लगे, यानी काफ़ी हद तक आ चुके थे, तो उनको क्या है कॉटन क्लॉथ्स के बारे में पता चला और इंडिया से क्या है वो एक कॉटन क्लॉथ्स का मतलब काफ़ी बड़ी मात्रा के अंदर क्या है कॉटन क्लॉथ्स यहाँ से लेकर के जाने लगे, यानी उसको खरीदते थे और वहाँ पर बेचते थे। बट वैन द ईस्ट इंडिया कंपनी स्टैब्लिश इज पॉलिटिकल कंट्रोल, लेकिन जब क्या है उनका कंट्रोल हो गया ना 1747 से कंट्रोल स्टार्ट होता है, प्लासी का जो वार ऑफ प्लासी है वहाँ से क्या है ईस्ट इंडिया कंपनी का इंडिया के अंदर क्या एडमिनिस्ट्रेशन स्टार्ट होता है। तो पॉलिटिकल कंट्रोल के साथ ही क्या है उन्होंने क्या है कंपनी ने अपने व्यूज़ बदल दिए। उन्होंने क्या है रॉ मटेरियल जो रॉ कॉटन होता था, कच्चा माल होता था यहाँ से, वो लेकर के यहाँ से जाने लगे। ज़बरदस्ती खेती करवाई जाती थी कॉटन वगैरह से, कम दामों में यहाँ से खरीदा जाता। तो इस तरह से लेकर के जाने लगे और ये काम इंग्लैंड ले जाकर ब्रिटेन ले जाकर के कपड़ा वहाँ से स्पिन करवाते थे और वो बनी, यानी बुनने का काम और काटने का काम वहीं पर करवाते थे ब्रिटेन के अंदर। लेकिन अब ब्रिटेन में ले तो गए थे, लेकिन तो इंडिया के अंदर तो लोग पहले से ही क्या है ज़्यादातर इसके लिए विलेज टू विलेज क्या थे सेल्फ सफिशिएंट थे, वो आत्मनिर्भर थे। एक गांव के अंदर ही गांव के कपड़े बनाए जाते थे चरखे वगैरह के ऊपर, कतली वगैरह के ऊपर, कात वगैरह के। लेकिन इंग्लैंड के अंदर क्या है इससे काम उनको क्या करना था, उनको तो अपना ट्रेड बढ़ाना था, तो उनको बाहर भी बेचना था। तो जो प्रोसेस थी स्टार्टिंग के अंदर स्पिनिंग की जो प्रोसेस थी बिल्कुल स्लो थी। तो ये 18वीं सेंचुरी के स्टार्टिंग तो बिल्कुल स्लो होती, क्योंकि हाथ से आपने चरखा वगैरह देखा हुआ ज़्यादातर, या कतली वगैरह कपड़े बुनने की होती है, उससे क्या है इनको काटा जाता था। आज भी पुराने टाइम के अगर किसी गांव में कुछ पड़ा हुआ मिल जाता है इस तरह का। लेकिन दैट इज़ वाई स्पिनिंग वर अमर्जिंग इन वर्क फॉर वॉल ऑफ द डे ऑफ द वीवर्स हैड टू वेट आइडली, क्योंकि जो कपड़ा बुनने वाले थे वो काटने वाले का इंतजार करते थे शाम तक, क्योंकि उससे मुश्किल से ही एक मतलब जो सूट है उसका कपड़ा मुश्किल से ही काटा जाता था, वीविंग किया जाता था शाम तक। तो इसलिए इसमें काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही थी। बट मैनी टेक्नोलॉजी धीरे धीरे क्या है काफ़ी टेक्नोलॉजिकल इन्वेंशन हुई, आपको टेक्नोलॉजिकल इन्वेंशन के बारे में बताया भी गया था। तो उससे क्या है इस फील्ड को काफ़ी बूस्ट मिला। अब क्या है स्पिनिंग का जो रॉ कॉटन था उससे क्या है स्पिनिंग का काम यानी धागा बनाने का, यार्न और थ्रेड बनाने का काम था, वो बिल्कुल जल्दी जल्दी होने लगा। इसके बाद कपड़ा बुनने का काम, उसको स्पिनिंग करने का काम भी जल्दी होने, काफ़ी मशीन से इंक्रीज हुई इसके बाद उनकी इन्वेंशन के बाद गया है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि वीविंग ऑफ यार्न इनटू फैब्रिक इंक्रीज वेरी रैपिडली और टू ब्रिंग मोर इफिशिएंसी एंड फ्री, और इस प्रोसेस के अंदर काफ़ी इफिशिएंसी भी आई। और द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन वाज ग्रेजुअली शिफ्टेड इनटू द होम्स ऑफ द फैक्ट्री, और धीरे धीरे जो कपड़ों के अंदर जो कपड़ा घरों के अंदर क्या है वेविंग करने का काम और स्पिनिंग करने का काम किया जाता है वो घरों से निकाल कर अब फैक्ट्रियों तक आने लगा। मशीनों के द्वारा उसकी स्पिनिंग की जाती थी, मशीनों के द्वारा उनकी वेविंग की जाती थी, और वहीं पर क्या है कपड़ा तैयार किया जाता है। अब ये जो कपड़ा है ब्रिटेन का काफ़ी चीपेस्ट होने लगा और वर्ल्ड के काफ़ी कंट्रीज़ के अंदर इसको बेचा भी जाने लगा था। तो अगर ये पूछ लिया जाए तो कि इंग्लैंड के अंदर जो फैक्ट्रीज है इंडस्ट्रियल वगैरह कहाँ ज़्यादा बूस्ट मिला, तो मेन जो आता है मैनचेस्टर का नाम आज भी काफ़ी फेमस है। मैनचेस्टर उसके आसपास के इलाके हैं जैसे कि लंकाशायर है, लीड्स है, यॉर्कशायर है, वहाँ पर क्या है ये इंडस्ट्री काफ़ी बड़ी थी।
तो मैनचेस्टर जो है वो काफ़ी फेमस है तब से लेकर के आज तक। आज भी इंग्लैंड के अंदर मैनचेस्टर ही काफ़ी फेमस है, जो कॉटन इंडस्ट्री या टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर काफ़ी फेमस है। तो अब है इन्वेंशन कौन कौन सी हुई, वैसे इनके बारे में पहले बता चुके हैं। फर्स्ट है द फ्लाइंग स्टल। फ्लाइंग स्टल है उसको इन्वेंशन जॉन के ने 1733 के अंदर, डेट और नेम आपको सभी का पता होना चाहिए। 1733 के अंदर जॉन के ने इसको क्या है फ्लाइंग शटल को डिज़ाइन किया था। तो इट वाज वेविंग बॉर्डर फैब्रिक इन द लेस टाइम पॉसिबल, और ये बिल्कुल ही कम समय के अंदर क्या है जो कॉटन होती थी उसका जो धागा है उसको बिल्कुल ही कम, उसकी जो फैब्रिक को क्या है बिल्कुल ही कम समय के अंदर उस को क्या है बुन देती थी। नेक्स्ट है द स्पिनिंग जेनी। स्पिनिंग जेनी तो काफ़ी है, 10th क्लास के चैप्टर में भी आप पता है आपके स्पिनिंग जेनी के बारे में। तो स्पिनिंग जेनी जो मशीन थी वो किसके द्वारा, जेम्स हारग्रीव्स के द्वारा 1765 के अंदर बनाई गई थी। तो इसमें क्या है एक साथ क्या है तकलियाँ होती है जो स्पेंडल्स जिसको बोलते हो, एक साथ 8 स्पेंडल्स लगाई गई तकलियाँ होती जिनके अंदर धागा चलता है। पहले एक ही धागा चलता था, एक तकली काम करती थी, एक स्पेंडल काम करती थी, लेकिन अब इसके अंदर क्या 8 स्पेंडल्स लगा दी, 8 धागे एक साथ क्या है काम करते थे यानी कपड़ा बुनने के अंदर। सो ए सिंगल मशीन कुड बी वर्क 8%, मतलब एक मशीन अब 8 इंसानों का काम कर रही थी। तो द यार्न स्पून विच द मशीन वाज थिन बट नॉट स्ट्रॉन्ग। इसमें क्या है कपड़ा तो जल्दी बनाया जा रहा था, धागा भी पतला आ रहा था, लेकिन इसका जो कपड़ा होता था वो स्ट्रॉन्ग नहीं था। यानी इसमें यही कमी थी कि इसमें मजबूत कपड़ा जो है चलने वाला कपड़ा वो नहीं निकलता था। नेक्स्ट है द वाटर फ्रेम। इसके बाद क्या है वाटर फ्रेम बनाया गया किसके द्वारा, रिचर्ड आर्कराइट के द्वारा क्या है 1769 के अंदर क्या है वाटर फ्रेम को तैयार किया गया। दिस मशीन रन टू हाइडल पावर। ये क्या है किससे चलती थी, पानी की जो ऊर्जा होती है आपकी हाइडल पावर जो होती है उसके द्वारा क्या है यह चलती थी, पन शक्ति जिसको बोलते हो आप। तो इसके अंदर जो कमी थी स्पेनिंग जेनी की कमी थी वो दूर की गई, यानी स्ट्रोंगर क्लोथ्स क्या है इसके अंदर वो किया जाएगा। सो द इन्वेंशन ऑफ वाटर फ्रेम ब्रोड द रेवोल्यूशन। इससे क्या है इंडस्ट्री के अंदर काफ़ी रिवोल्यूशन। एक तो ये क्या है ज़्यादातर किस में चलती थी, तो मैनचेस्टर के पास क्यों है, मैनचेस्टर और उसके आसपास के इलाके है वो क्या है कोस्टल एरिया के अंदर, वहाँ रिवर्स भी काफ़ी है। तो वहाँ पर क्या है जो हाइडल पावर थी वो काफ़ी थी, इसलिए वहाँ पर क्या है ये इंडस्ट्री ज़्यादा भी बढ़ी है। तो रेवोल्यूशन ऑफ इंडस्ट्री क्या है मेन जो आई है वो वाटर फ्रेम के कारण है, क्योंकि इससे कपड़ा जल्दी भी बन रहा था, जो यान था वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी था। बट दिस मशीन कुड नॉट बी इंस्टॉल एट होम एंड जो फैक्ट्री एमर्जिंग। लेकिन ये मशीन क्या थी घरों में नहीं लग सकती थी, कहाँ लग सकती थी सीधा फैक्ट्री में लग सकती थी, यानी काफ़ी बड़ी मशीन थी। तो इसलिए इसके बाद मैंने कहा मैनचेस्टर के अंदर, लीड्स के अंदर, लंकाशायर के अंदर, यॉर्कशायर के अंदर काफ़ी ऐसी जगह थी जहाँ पर क्या है इस तरह की फैक्ट्रियाँ उस टाइम क्या है इस्टेब्लिश की गई थी, बनाई गई थी। नेक्स्ट है म्यूल। म्यूल को किसने बनाया था, सैमुअल क्रॉम्पटन ने 1779 में बनाया था। और इस मशीन को हारग्रीव्स की जो स्पेनिंग जेनी थी और जो वाटर फ्रेम था उन दोनों के ही क्या है इसके अंदर यानी मिक्स कर दिया गया, उन दोनों के गुण क्या है इसके अंदर जोड़ दिए गए। तो दिस मशीन टू रन ऑन द हाइडल पावर। ये मशीन क्या हाइडल पावर से चलती थी, इसमें धागा होता वो फाइन यान भी था, पतला भी था और क्या है वाटर फ्रेम की तरह मजबूत भी था। तो मोरओवर सर्वर यान्स बीन स्पिन टुगेदर। तो इस तरह से क्या है इसमें एक साथ कई धागे भी काटे जा सकते थे, यानी उनको यान किया जा सकता था। तो इस तरह से ये दोनों का मिक्स बनाई गई थी, यानी दोनों को सुधार करके एक नई बनाई गई थी जिसका नाम द म्यूल था। नेक्स्ट है द पावर लूम। जो पावर लूम है इसको 1787 के अंदर क्या है एडमंड कोर्टराइट ने क्या है इसको इन्वेंट किया था। और इट वाज वेरी इजी टू रन द पावर लूम। इसको चलाना बिल्कुल ही सरल था, क्योंकि जो म्यूल थी उसको चलाना काफ़ी मुश्किल था, लेकिन इसको चलाना बिल्कुल ही सरल था। मतलब जब भी धागा टूटता तो मशीन क्या है इसमें ऑटोमेटिक सिस्टम को स्टार्ट किया गया, मशीन अपने आप बंद हो जाती थी और दोबारा से उसमें क्या है धागा डाला जा सकता था, यानी कॉटन वगैरह का जो मटेरियल डाला जा सकता था। तो इट कुड बी यूज टू वेव एनी टाइप ऑफ मटेरियल। तो इसमें इस तरह की क्या है धागे की बुनाई जो एक तरह से लंबा धागा चलता था उसमें, क्योंकि इससे पहले की जो मशीनी धागा टूटने के बाद नए सिरे से धागा स्टार्ट करती थी। तो हम ये कह सकते हैं 1830 तक क्या है मतलब जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसके अंदर काफ़ी मतलब मशीन्स वगैरह इंक्रीज होने लगी थी, नई नई मशीनें बनने लगी थी। तो इसके लिए क्या है श्रमिकों का अधिक ध्यान कहाँ पर था, जो होम पर काम करते थे वो सारे के सारे क्या है लेबर के लिए या कहाँ पर जाने लगे फैक्ट्रीज़ के अंदर काम करने लगे। तो वो भी इंक्रीज इसके अंदर यानी वर्कर्स देन बी ब्रिंगिंग न्यू मशीन इनटू यूज़, और नई नई मशीनों का यूज़ करने लगे और वहाँ जाने लगे। तो ये आपका कॉटन एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर जो रेवोल्यूशन आई थी उसके बारे में है, या जो कॉटन के कारण इंडस्ट्रियल को बढ़ावा मिला था रेवोल्यूशन को उसके कारण। ओके, थैंक यू।